हेलो, मैं राकेश। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी बहुपद चैप्टर 2.1 और 2.2 को एक ही वीडियो में समाप्त करने का काम किया हूं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को समझेंगे। देखिए, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर केमिस्ट्री से आपको डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जीरो से केमिस्ट्री बताने का काम किया हूँ। तो देखिए केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री जो होता है ना, इसका हिंदी जो होता है रसायन विज्ञान होता है, या कई लोग इसको रसायन शास्त्र भी लिखते हैं। तो सबसे पहले समझें कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, यानी रसायन विज्ञान क्या है, इसका डिफिनेशन समझेंगे। देखिए, विज्ञान का एक पार्ट है, विज्ञान की एक शाखा है, यानी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, उसकी रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि रसायन विज्ञान में हम किसी पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, उसकी रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। अब होता है कि रसायन विज्ञान की शाखा, देखिए रसायन विज्ञान के जो मुख्य शाखा होते हैं, लगभग आपको 7 मुख्य शाखा होते हैं। ऐसे और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य था उसको मैं कवर करने का काम किया हूँ। सबसे पहला जो है ना, अकार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा आपको एक कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा आपको विश्लेषणात्मक रसायन, कहीं कहीं आपको हिंदी मिस्टेक भी रहेगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मुझे बहुत अच्छी आती नहीं है। आगे चौथा है आपको विश्लेषणात्मक रसायन, जो तीसरा है एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। और चौथा आपको भौतिक रसायन, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। पांचवा जो आपका है 5 नंबर, कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। आपको 6 नंबर जो है जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। 7 नंबर जो है औषध रसायन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है ना, अभी जो हम लोग पढ़े अकार्बनिक रसायन, इसका डिफिनेशन समझें कि आखिर अकार्बनिक रसायन होता क्या है। देखिए, ये तो आपको केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का परिभाषा दिए तो बताया कि आपको विज्ञान का ही एक शाखा है। उसी प्रकार से ये रसायन विज्ञान का ही शाखा है। तो तो इसको परिभाषा में क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधियों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि तत्वों के जो यौगिक है ना, उसमें कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों के प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन करेंगे तथा उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहें। आगे कार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में बोलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। नंबर 3 आता है विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थ के नमूनों की जांच, उन्हें पहचानने, उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ मिस्टेक, उसे हम या उस शाखा को विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। आगे आइए नंबर 4, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे उस शाखा को या उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें मिट्टी की बनावट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम लोग समझेंगे कि जो खेती होता है ना, कृषि, उससे रिलेटेड है। मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों, पौधों के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कृषि रसायन कहते हैं, या उस शाखा को कृषि रसायन कहा जाता है। नंबर 6 जो है जीव रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें वनस्पतियों तथा, इसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ना रहेगा, वनस्पतियों तथा जीव जंतु के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा उनके शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को जीव रसायन कहते हैं। अगला जो आता है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको औषध रसायन बोलते हैं, ये दवा से रिलेटेड होता है। यहाँ मिस्टेक हो गया, मैं इसको लिखने का काम करता हूँ, औषध रसायन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है। रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें औषधि मतलब दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब निर्माण होता है,
विश्लेषण मतलब पहचान तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को औषध रसायन कहते हैं। यहाँ तक आपको रसायन विज्ञान का जो मुख्य शाखा था उसको मैं समझाने का इस सेवन था, इस समझाने का मैं इसको काम किया हूँ। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है ना, यहाँ तब सबसे पहला आता है कि पदार्थ, मैटर क्या होता है। देखिए केमिस्ट्री मुख्य रूप से आपको यहाँ से पढ़ना है। व्हाट इज मैटर, यानी पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। कई लोग कई तरह से इसका परिभाषा देंगे, लेकिन इसको मैं आसान भाषा में लिखने का काम किया हूँ। इसमें बताया कि वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं, एकदम सरल सा भाषा में। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा इत्यादि, ये सब है ना, ये टोटल आपको पदार्थ आता है। आप कुछ कुछ लोग कहें कि सर मैं इसको अलग तरीका से लिखूंगा, आप कुछ भी लिखोगे उसका अर्थ वही आएगा। जैसे अब लकड़ी इसका एग्जाम्पल है, तो लकड़ी में कुछ ना कुछ वजन होता है, नहीं द्रव्यमान, मास। लोहा इसमें भी होता है, ये रुकावट पैदा करता है। हवा, अब कहें कि हवा सर कैसे पदार्थ होगा, हवा में भी कुछ ना कुछ आपका द्रव्यमान होता है, ये रुकावट डालता है। तांबा, ये भी आपका पदार्थ में आएगा। आगे आते हैं, पदार्थ में मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन। आपसे पूछा कि पदार्थ में कितने प्रकार से परिवर्तन होता है, तो दो प्रकार से। पहला जो होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। सबसे पहला समझें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर आप पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। पानी को अगर आप ठंडा किए तो क्या बन गया, बर्फ बन गया। फिर बर्फ को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये पानी चेंज नहीं ना हुआ, पानी तो वही है, तो आपको भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो एक तरीका और आपको बताते हैं। ये लीजिए, अब कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को आप छोटे छोटे टुकड़े में आप तोड़ दीजिए, टूट गया, इस टाइप से टूट गया ना। आप कितना छोटा तोड़ेगा तो ये तो कागज ही रहेगा ना, कोई नया चीज थोड़ी बना। तो ये आपको फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें था एक और कि भौतिक भौतिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कहने का मतलब है कि भौतिक रूप से जो परिवर्तित पदार्थ रहेगा ना, उसको साधारण भौतिक विधि द्वारा आप मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। हम सॉरी, हम वहां बोल दिए नहीं प्राप्त किया जा सकता, कर सकते हैं, क्योंकि पानी से हम बर्फ बना दिए तो बर्फ से तो पानी आ सकता है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे ये। अगला आता है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी भौतिक और रासायनिक दोनों में अस्थायी परिवर्तन तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। वे वे पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए भौतिक परिवर्तन में पुनः उस अवस्था में आप ला सकते हैं, जैसे पानी से बना बर्फ, तो बर्फ से पानी बन जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है, पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप दूध से दही बना दिए, तो क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं। तो दूध से दही बनना आपको रासायनिक परिवर्तन में आता है। किरोसिन तेल का जलना, अगर किरोसिन तेल का आप जला दिए तो फिर किरोसिन तेल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। आगे आता है, अब वही कागज वाला जो उदाहरण दिए ना, तो कागज वाला को आप समझ सकते हैं, कागज को हम जला दिए तो कागज से आपको राख आ गया, तो क्या राख से आप कागज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो आपको रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक रूप से जो परिवर्तित पदार्थ होता है, परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ को साधारण भौतिक विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के थ्रू परिवर्तित हो गया, उसको पुनः उस अवस्था में आप ला नहीं सकते। यहाँ पढ़ने के बाद आपको आता है एटम यानी परमाणु क्या होता है। व्हाट इज एटम। देखिए बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि अणु के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, नहीं। लेकिन अगर केमिस्ट्री के अनुसार से आप पढ़ते हैं ना, तो परमाणु का एग्जैक्ट डिफिनेशन होता है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण, यानी तत्व के सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहेंगे। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, परमाणु कहलाता है। देखिए बचपन वाला परिभाषा तो आप पढ़े होंगे, लेकिन आप क्लास 10th में
या 11th-12th में तो थोड़ा सा हाई लेवल का परिभाषा समझेंगे। आगे, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता और नहीं भी। परमाणु आपको स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। जरूर नहीं कि स्वतंत्र में ही रहेगा या स्वतंत्र में नहीं रहेगा, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बहुत से लोग बोलेंगे कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को, उसको आगे आगे हम समझाएंगे कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु क्यों नहीं कहते हैं। आगे आता कि परमाणु मूलतः 3 प्रकार के कणों से बना होता है। यहाँ देखेंगे 3 प्रकार के कणों से बना होता है, यानी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी इसको ई, इसको पी और इसको क्या, एन से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा कि परमाणु कितने मौलिक कणों से बना होता है, तो 3 मौलिक कणों से बना होता है। हालांकि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु जॉन डाल्टन ने बताया था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मतलब परमाणु से और तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आधुनिक युग के वैज्ञानिक ने उसे गलत गलत साबित किया और उन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। तीन मतलब मौलिक कणों में तोड़ा जा सकता है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अणु। तो अणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? नहीं ले सकता। जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहेगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, उसे हम अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कई सारे परमाणु मिलेगा ना तो अणु बनेगा। परमाणु इतना छोटा होता है कि आप उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। हालांकि परमाणु के साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी देखना संभव नहीं होता है, यानी आप नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है। आगे, अब अणु के प्रकार। अणु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तात्विक अणु, एक होता है तात्विक अणु या तत्व के अणु इसको बोलते हैं। एक होता है यौगिक के अणु। यानी तत्व के अणु क्या होता है, यौगिक के अणु क्या होता है, दोनों को समझेंगे। तात्विक अणु जो होता है ना, ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। जो तत्व के अणु होंगे इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन का अणु, ये N2 जो लिखा हुआ है ना, N2 एग्जैक्ट में ऐसे लिखा है, लेकिन केमिस्ट्री टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। आ गया तो इसमें देखिए N2 का मतलब कि नाइट्रोजन के गो 2 गो, इसमें 2 परमाणु है। तो केवल और केवल नाइट्रोजन ही है ना, तो ये आपको तात्विक अणु के अंतर्गत आएगा। आगे ऑक्सीजन का अणु, यानी ऑक्सीजन को O2 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु है, तो ये केवल और केवल तात्विक अणु के अंतर्गत आएगा। आगे, अब दूसरा आता है कि यौगिक के अणु। तो यौगिक के अणु में ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर से है, थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत होगा। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे जल, तो जल में आप ध्यान दीजिए, एक तो हाइड्रोजन है H2O, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो कम से कम 2 रहेगा या 2 से अधिक भी रहेगा, क्योंकि कंपाउंड जो होता है ना, आप बोल सकते हैं कि कई तत्वों के मेल से आपको यौगिक का निर्माण होता है। और इसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जल है और यहाँ पे क्या है, जल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आपको जल बना। कम से कम आपको कंपाउंड बनने के लिए 2 एलिमेंट का होना जरूरी है। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 यहाँ लिखा हुआ, तो इसमें देखेंगे इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो 2 गो है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, यौगिक अणु बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि परमाणुकता क्या होता है। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन N2 लिखा हुआ, यहाँ 2 कितना है, यानी N कितना है, 2 है, तो इसका परमाणुकता 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, यहाँ O2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितने परमाणु, तो 2 है, तो यही आपका परमाणुकता 2 हो जाएगा। HNO3 है, इसे नाइट्रिक अम्ल होता है, लेकिन आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, H1 N1, तो 1 1 2 और ऑक्सीजन 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो इसका परमाणुकता 5 होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अन्य पदार्थ को आप किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 प्रकार से मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है। एक ठोस, द्रव और गैस। क्लास 9th में जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको मैं आप 2 अवस्था और बताए थे, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा अवस्था बताए थे। हालांकि आप 3 ही अवस्था को समझेंगे, ठोस, द्रव और क्या, गैस। इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। सबसे पहला समय कि ठोस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, सॉलिड। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा उसको हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। उसी में है कि पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणुओं के अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होता है। उसके कोई भी पदार्थ है उसके बीच में जो अणु होता है ना, उसके बीच का जो अंतराण्विक बल होता है काफी मजबूत होता है, इसीलिए ये कड़ा होता है।
आगे आते हैं द्रव। लिक्विड क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो उसका निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। क्यों? इससे अब देखिए आपको गिलास यहाँ पे बना दिए, पानी को गिलास में डाल दिए तो ये पानी का आकार गिलास जैसा है। फिर यही पानी को हम डाल दिए, कहने का मतलब बड़ा सा कोई इस टाइप से बर्तन में, तो अब पानी को इसमें डाल दिया तो पानी इसका आकार, पानी को अगर आप थाली में डाल दीजिएगा तो थाली का आकार का हो जाएगा, यानी थाली के आकार का ही बन जाएगा। आगे अगर पानी को जमीन पे आप फेंक देते हैं तो ये जमीन के आकार का मतलब बन जाएगा, यानी जमीन का रूप धारण कर लेगा। आगे अगर पानी, यही एक गिलास पानी को लोटा में डाल दिए तो लोटा जैसा हो जाएगा। आप प्लेट में डाल दिए तो प्लेट का रूप धारण कर लेगा। इसका आकार जो होता है ना अनिश्चित होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है, जैसे देखिए एक गिलास पानी को अगर हम डाल दिए, कहने का मतलब एक ड्राम में डाल दिए, तो ऐसा नहीं ना कि एक ड्राम पानी हो जाएगा। पानी की मात्रा तो एक गिलास तक ही है, बस केवल उसका आकार जो है चेंज होता है। यानी गिलास जैसा था तो आपको वहां दिखेगा कैसा, तो ड्राम के जैसा दिखेगा। फिर गिलास वाला अगर पानी हम थाली में डाल दिए तो गिलास जैसा इसका आकार था, फिर ये हो गया कैसा, थाली जैसा हो गया। आगे बताते हैं आपको। अब आता है इसी में कि द्रव अवस्था में अणुओं के बीच अंतराण्विक बल ठोस के अणुओं के बीच बीच के आकर्षण बल से कमजोर होता है। जितना जो अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस में होता है ना, उससे कम अंतरा आणविक बल आपका होता है द्रव में होता है, उससे कमजोर होता है। अब आता है गैस। कमजोर होता था ना, सोलिड जो होता है ठोस देखिएगा बहुत हार्ड होता है। आगे आता है गैस। गैस में क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। न इसका आकार निश्चित होगा न आयतन निश्चित होगा, उसे गैस कहते हैं। जैसे जैसे हम आप कहने का मतलब कोई भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन छोड़ देते चारों तरफ पत्ती हो जाएगा, फैल जाएगा। आगे आता है कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैस होता है ना, गैस के अणुओं के बीच ठोस द्रव और गैस तीनों को अगर देखा जाए तो गैस सबसे कम आकर्षण बल वाला होता है, इसके अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है। अब आता है कि अवस्था में परिवर्तन। अधिकांश पदार्थ जो होता है ना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, नहीं बदल सकता है। बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं जो अवस्था में परिवर्तन उसका नहीं होता, लेकिन लगभग पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब आता है कि क्वथन, ऐसे बॉइलिंग बोलता है। आप हिंदी नाम याद रखेंगे क्योंकि हम हिंदी माध्यम वालों को पढ़ा रहे हैं। आगे आता किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। यहाँ पे क्वथन है, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है, क्वथन है या इसको उबलना भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि गलन, मेल्टिंग इसको बोलता है। इससे गलनांक भी आता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन आप हिंदी याद रखेंगे। किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवण कहा जाता है या पिघलना कहते हैं। कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में, जैसे आप बर्फ, उसको आप गला दिए तो पानी बन गया, तो इसको गलन बोलते हैं, क्योंकि ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको गलन बोलते हैं। अगला हिमीकरण, फ्रीजिंग। किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। यहाँ डिमीकरण लिखा गया, आप यहाँ हिमीकरण लिखेंगे। आपको जो पीडीएफ नोट्स देंगे ना, उसमें सब सारा सही लिखा रहेगा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। जहां जहां मिस्टेक हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी में दिक्कत हो जाता है, वहां वहां मैं सुधारने का काम किया। आगे इसको जमना भी बोला जाता है। जैसे पानी को आप काफी दिन तक फ्रिज में छोड़ देते हैं तो उसमें देखिएगा कि पानी बर्फ बन जाता है, तो बर्फ जाता है तो ये आपको द्रव से कौची में बदल गया, ठोस में बदल गया, तो ये आपको हिमीकरण कहलाता है, फ्रीजिंग। अगला आता है संघनन। किसी पदार्थ के बाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में, कोई वाष्प में परिवर्तित हो गया, उसको द्रव में लाना है, तो यह जो प्रक्रिया कहलाता है, इस संघनन कहलाता है। यानी संघनित करके ही या संघनन प्रक्रिया द्वारा ही आप किसी वाष्प को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे आता है बाष्पीकरण। क्या होता है? किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। जैसे देखिए आप पानी को गर्म करते हैं ना, तो जब काफी गर्म हो जाएगा तो देखिएगा कि उससे धीरे धीरे वाष्प निकलता है, तो वो जो पानी का ऊपरी सतह ना, उससे द्रव धीरे धीरे मतलब वाष्प बनकर उड़ने लगता है, बाहर आ जाता है। तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाष्पीकरण कहते हैं। यह सभी तापों पर होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हीट करने पे होता, साधारण ताप भी देखिएगा ना, उस पर भी इस प्रकार का क्रिया होता है। अगला आता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप पानी को आप रखे
कोई आग जला कर रखे, तो ऐसा नहीं ना कि तुरंत वाष्प उससे निकलने लगेगा, तुरंत खोलने लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो एक निश्चित तापमान पर आके वो जो होता है पानी जो होता है वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। वो निश्चित तापमान आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मेरा कहने का मतलब कि अगर पानी जो होता है ना, पानी को आप हीट कर रहे हैं, तो जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, तब जो है पानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। आपसे पूछेगा कि पानी जो है मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तो आप बोलिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे। आगे आता है गलनांक या द्रवनांक क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। जो ठोस में है और द्रव में बदलेगा तो वो एक टेम्परेचर के थ्रू। कहने का मतलब बर्फ है या आइसक्रीम वगैरह वाला को देखिएगा, आइसक्रीम जब उसके डब्बा में रहता है ना, तब तक देखिएगा कि आइसक्रीम जमा हुआ रहता है, लेकिन डब्बा के हम बाहर लाते हैं तो देखिएगा कि धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। तो डब्बा के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कुछ और होता है, और हमारे वायुमंडल में अरे हम अपने वातावरण में उसका लाते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा उससे ज्यादा होता है, जिसके कारण वो पिघलने लगता है। तो एक न्यूनतम ताप पे कोई भी जो ठोस होता है ना, वो द्रव में पिघलना शुरू हो जाता है। द्रव में पिघलना शुरू हो जाता है, या मतलब कहने का मतलब बदलना शुरू हो जाता है, उसे हम गलनांक या द्रवनांक कहते हैं। अगला हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर इसमें जमने वाला मैटर रहेगा, ये गलना शुरू हो जाएगा, इसमें जिस न्यूनतम ताप पे जमना शुरू हो जाएगा, इसको हिमांक कहते हैं, या कई लोग इसको जमना भी बोला जाता है। यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, उस ताप को मतलब हिमांक कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये केमिस्ट्री का आपको बेसिक क्लास था, यानी इसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत बेहतर से आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।